हेलो एवरीबॉडी, आई एम डेविड और आज हम पढ़ेंगे वाटर सोर्सेस। ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है, बहुत इजी है। 5-6 सब टॉपिक्स है, उसे हम आज क्लियर कर देंगे। ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं रहेगा वीडियो का, लेकिन जितना भी रहेगा वो इफेक्टिव रहेगा। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें तो आपका ये चैप्टर फुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का चैप्टर है वाटर सोर्सेस। वाटर क्यों जरूरी है? जल हर जीवन जल हर जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हम पढ़ेंगे जल क्यों महत्वपूर्ण है। वाटर स्कैर्सिटी क्या है, उसका कॉजेस क्या है, कंजर्वेशन मेथड क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, डैम का मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सब पढ़ेंगे। और आपका एक टॉपिक ऐड हुआ है जल जीवन मिशन, उसे भी आज हम क्लियर कर देंगे। देखो, जल जीवन मिशन क्या है? ये एक गोल है जिसमें हर गांव के घर में 55 लीटर तक का पानी किसी भी हाल में मिलना चाहिए। यह है जल जीवन मिशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, क्वांटिटेटिव रीजन एंड क्वालिटेटिव रीजन। क्वालिटेटिव रीजन में हम पढ़ेंगे वाटर का क्वालिटी क्यों खराब हो रहा है, और क्वांटिटेटिव रीजन में जैसे कि ओशियन। क्वांटिटी में तो बहुत है, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी वो हमारे यूज़ में क्यों नहीं है? क्वांटिटेटिव में है लेकिन क्वालिटी में नहीं है। कोई क्वालिटी में है तो कोई क्वांटिटी में नहीं है। देखो, क्वांटिटेटिव रीजन, अनइवन एबिलिटी ऑफ वाटर सोर्सेस। हर जगह बराबर ही से रिसोर्सेस का डिवीज़न नहीं हुआ है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम। जैसे राजस्थान में हाई नीड ऑफ वाटर है, लेकिन पंजाब हरियाणा में इतना पानी है कि वो लोग बड़े बड़े फसल की खेती करते हैं। क्वांटिटेटिव रीजन का दूसरा पॉइंट ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर। वही तो बता रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लॉयट करोगे, जैसे कि आपकी स्कूटी को धोने में 2 बाल्टी में आप धो सकते हो, लेकिन आप वेस्ट कर रहे हो 15-20 बाल्टी। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक कारण है क्वांटिटी कम होने का। एक्सेसिव यूज़, जब आपका यूज़ नहीं है तब आप उसे वेस्ट कर रहे हो। और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, कहीं वाटर ज़्यादा है कहीं वाटर कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्वांटिटेटिव रीजन का। जैसे कि पहले 4 बाल्टी पानी में 2 आदमी गुजारा हो जाता था, अब 4 बाल्टी पानी तो उतना ही है, तो उसमें पॉपुलेशन बढ़ गया, 2 नहीं 10 हो गए, तो 4 बाल्टी में 10 लोगों का गुजारा नहीं हो पाएगा। वेस्टेज ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंटेंसिव अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने लायक पानी है, उसका बर्बादी हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, माने शहरीकरण। और जो फैक्ट्री बड़ी बड़ी है, जो वो क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट क्रिएट होता है फैक्ट्री में वो डंप कर देते हैं फ्रेश वाटर में, रिवर वाटर में, रिवर लेक पॉन्ड में वो डंप कर देते हैं अपना जितना भी वेस्ट जनरेट होता है। और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंटरलिंक्ड है। कैसे? अर्बनाइजेशन कब होगा? जब वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेगी, वहाँ वो शहर अपडेट होगा। तो ये कारण है, ये एक फैक्टर है वेस्टेज ऑफ फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर का। एग्रीकल्चर एज द मेजर कंज्यूमर ऑफ वाटर। कभी खेती करोगे तो देखना पानी कितना देना पड़ता है फसल में। तो एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा कारण है वाटर की क्वांटिटी को कम होने का। अब क्वालिटी क्यों खराब हो रहा है? डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, जैसे कि घर का जितना भी गंदगी होता है, इंडस्ट्रीज से जितना भी गंदगी होता है, वो सब वाटर में डंप कर देते हैं। वो वाटर नदी रिवर वाटर में डंप कर देता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो रिवर पॉन्ड को हार्म करता है कहीं ना कहीं।
वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं हो रहता फिर। और जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का जितना भी वो जो केमिकल, जैसे कि इसको फिर से समझो, एग्रीकल्चर में जितना फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स तो लगेगा ही केमिकल उसको ग्रो करने के लिए। तो फिर वो जो केमिकल होता है वो नदी के रास्ते नदी में चल जाता है। वो नदी में चल जाता है तो वो क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड कर रहा है उसको, तो वो क्वालिटेटिव रीजन हो जाता है। ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर लीडिंग टू फ्लोराइड कंसंट्रेशन। जब ग्राउंड वाटर का पानी ज़्यादा यूज़ कर लेते हो तो उसमें जो फ्लोराइड का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट माने डैम। डैम को मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में आने का पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये एक चीज़ को फुलफिल नहीं करता ना, ये मल्टीपल फैक्टर्स को फुलफिल कर लेता है, इसलिए इसे मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। एंड इंटीग्रेटेड वाटर सोर्स मैनेजमेंट, जैसे कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया हम लोग पढ़ेंगे। पहले क्या वाटर स्टोर नहीं किया जाता था। पहले कैसे किया जाता था वही हम पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट सेंचुरी BC, Sringavelapuram near Allahabad had sophisticated hydraulic water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga। फर्स्ट सेंचुरी BC में श्रृंगावेलापुरा एक जगह का नाम है, इलाहाबाद के सामने, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हाइड्रोलिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। ठीक है। वो क्या करता था, फ्लड से ही बचाता था। किसके? रिवर गंगा, जो फ्लड आता था ना गंगा रिवर में, वो बचाता था हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑफ श्रृंगावेलापुरा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेर एक्सटेंसिवली मेड। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में डैम, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही तेजी से बन रहे थे। Evidences of sophisticated and irrigation works have also been found in Kalinga, उड़ीसा। कलिंगा उड़ीसा में एक जगह है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र। एविडेंसेस मिले हैं पुराने इरिगेशन सिस्टम के, जहाँ जो बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले भी वाटर रिसोर्स को बचाया जाता था। कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा कलिंगा, आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा और कर्नाटका बेनूर, महाराष्ट्र कोल्हापुर में इत्यादि। In the 11th century, Bhopal Lake is considered as the biggest artificial lake in the time। 11th century में भोपाल में एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल लेक क्रिएट किया गया था वहाँ के राजा के द्वारा। In the 14th century, the tank in Hauz Khas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri Fort area। 14th सेंचुरी में हौज खास एक टैंक का नाम है, दिल्ली में बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा पानी का सप्लाई करने के लिए सीरी फोर्ट एरिया में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट यानी डैम। डैम जो है वो स्ट्रक्चर को नहीं कहा जाता है, वो कहा जाता है वहाँ पे जो पानी स्टोर हुआ है वो रिजर्वायर को हम लोग कहते हैं डैम, रेडंडेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। डैम को याद करने के लिए मेरे पास एक निमोनिक्स है फ्रेंड एफ से फिश ब्रीडिंग, आर से रिजर्वायर, आई से इरिगेशन पर्पसेस, ई से इलेक्ट्रिसिटी, एन से इनलैंड नेविगेशन, डी से डोमेस्टिक पर्पसेस। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, इसका डैम का 6 पॉइंट मैंने याद करने के लिए एक निमोनिक्स आपको लोग के लिए बना के रखा है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डैम को मॉडल टेम्पल ऑफ इंडिया भी बताते थे। ये स्टेटमेंट आपका आ सकता है
इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपको बताना है, हाँ ये 6 पॉइंट्स उसका आंसर में आपको लिखना है। अच्छा, डैम डैम क्या सिर्फ अच्छा है, इसका कोई ओपोजिशन नहीं होता है। देखिए, regulating and damming of rivers affect their natural flow, leading to poorer habitats for the rivers aquatic life। जैसे कि रुका हुआ पानी खराब पानी होता है, चलता पानी अच्छा पानी होता है। जैसे कि कहीं रुका हुआ है, वो डैम बना दिए है तो पानी चल थोड़ी रहा, वहाँ का जो हैबिटाट है, नेचुरल फ्लो है, उसको रोक के वो वहाँ का हैबिटाट को ख़राब कर रहा है। कहीं ना कहीं वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, dams created on the floodplains submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time। जहाँ पे डैम बनता है वहाँ का जो आसपास की ज़मीन होती है, वहाँ का सॉइल का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, जिससे वहाँ पे वेजिटेशन, अदर पर्पसेस, अदर थिंग्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, creating large dams has been the cause of many new environmental movements like the Narmada Bachao Andolon and Tehri Dam Andolon, etc., leading to large displacement। जब बहुत बड़ा डैम बनता है तो वहाँ के लोगों को, ट्राइबल पीपल को कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होना पड़ता है। सरकार हालांकि पैसा देती है उसको, लेकिन क्या पैसा इतना जस्टिस है? क्योंकि वहाँ पे तो उसका पूरा लाइफ उसी पे डिपेंडेंट है, वहाँ का पेड़ फॉरेस्ट उसी पे डिपेंडेंट है। तो इस कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डैम आंदोलन हुआ था लार्ज डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। Many times local people have to give up their land, livelihood and their control over resources for the construction of dam। बहुत बार लोगों को अपना ज़मीन, घर, सब कुछ छोड़ना पड़ता है जब एक डैम बनता है। चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न एंड इंक्रीज द सोशल गैप। क्रॉपिंग पैटर्न बदल जाता है और सोशल गैप जो होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया ओपोजिशन ऑफ डैम। अब हम पढ़ेंगे जो जिस पर्पस के लिए डैम बना था, क्या वो उसमें सक्सेसफुल हो पाया? तो नहीं। फ्लड्स रोकने के लिए हमने पढ़ा कि डैम हेल्प करता है फ्लड्स रोकने में। तो क्या सही है ये बात? नहीं। डैम ऑल्सो कैन कॉज फ्लड। जब बारिश होती है, जो डैम्स होते हैं उस अगर ज़्यादा पानी स्टोर नहीं कर पाते तो उनका गेट को खोलना पड़ता है, और जब गेट खोलते हैं तो बहुत स्पीड में पानी वहाँ से फ्लो होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को, वहाँ का हैबिटाट को, वहाँ का इकोसिस्टम को बर्बाद कर देता है। कैजुअल एक्सटेंसिव सॉइल एरोजन, सॉइल वहाँ खराब होती है। ठीक है, sedimentation has also meant that the floodplains were deprived of self natural fertilizer, further adding to on the problem of land degradation। वहाँ के जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, जैसे कि एलुवियल डिपॉजिट्स जो रिवर के साथ चलते हैं, तो वहाँ पे रोकते हो तो वो जब गेट खुलता है ना, तो वो जो सेडिमेंट्स है वहीं पे जमा हो जाते हैं और वो रिवर के साथ बह नहीं पाते हैं। It was also observed that the multiple projects dam induced earthquakes। earthquakes भी आ गया। earthquake क्यों आता है? जहाँ पे डैम बनता है वहाँ पे पानी का वजन से वहाँ पे earthquake कॉज हो जाता है। चाइना में एक डैम बना है जो अर्थ का रोटेशन को कुछ मिली सेकेंड से स्लो कर दिया है। वो आप जानते होंगे, वहाँ एक डैम देख सकते हो, जो नेचुरल चीज़ है उसको हार्म करता ही है। कॉस्ट वाटर बॉर्न डिजीज एंड पेस्ट्स एंड पॉल्यूशन, वाटर में जो डिजीज होती है जैसे कि काला जार, लिस्मानिया आपने सुना होगा, वो सब कॉज करती है, और एक वो डेंगू, सब मलेरिया, वो सब कॉज होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ लिया डैम खतरनाक है कि डैम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखो, छोटे डैम्स बनाना एक हेल्पफुल भी है, थोड़े डैम्स बना वो उतना हार्म नहीं करेंगे,
बेनिफिट ही देंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमें ये सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, इसमें तो कहीं प्रॉब्लम आएगा नहीं, क्योंकि छोटे लेवल पे आप करोगे, आपका घर के ऊपर आपको बनाना चाहिए, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे नीड क्या है, मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। नीड, देखो, आप डैम बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं हार्म भी कर रहा है। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो वो आपको बेनिफिट, अनलिमिटेड बेनिफिट्स देगा। In hill and mountain regions, people build diversion channels like the Kuls and Kuls of the Western Himalayas for agriculture. जब वेस्टर्न हिमालयस जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे पर्वत के नीचे, यहाँ ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे यहाँ पे गुल्स एंड कुल्स चैनल बनाए जाते हैं, जो वह एग्रीकल्चर के लिए बेनिफिट देता है। वहाँ पे जो पानी होता है ना, जैसे कि ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, इन दोनों के बीच में जो जगह है वो पहाड़ का स्लोप तो ऐसे होता है, इसका भी स्लोप ऐसे होता है, तो वो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जिससे वो लोग खेती कर सकते हैं। In the floodplains of West Bengal, people develop inundation channels to irrigate their fields. जब बारिश होती है ना, तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ ये रास्ता से हम जा रहा था, बारिश हो रहा था, यहाँ पे लोग ऐसे रास्ता काट देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये लोग खेती करते हैं, ठीक है, यहाँ से पानी चल जाता है रिवर खेत के ऊपर, ठीक है। वेस्ट बंगाल में ये प्रैक्टिस किया जाता है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, एग्रीकल्चर फील्ड्स were converted into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil like the Khadis and in Jaisalmer and Johas in other parts of Rajasthan. देखो, राजस्थान में क्या किया जाता है, ये पाइप नहीं रहता है, कुछ और रहता है, उसके द्वारा ऊपर छत में वो लोग ऐसा बना देते स्ट्रक्चर, जिससे पानी बारिश होती है ना, तो वो जो पानी होता है वो टंका में स्टोर हो जाता है। राजस्थान में ये चीज़ प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन प्रैक्टिस। रूफ टॉप, हम लोग छत के ऊपर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना सकते हैं। ये मतलब उतना हार्ड प्रोसेस नहीं है, इसमें आप पानी स्टोर कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से भी, तो ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई हार्म नहीं है, बस बेनिफिट है। मॉडर्न रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। टंका सिस्टम इज सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स। टंका सिस्टम होता यहाँ राजस्थान के क्षेत्र में भी होता है। रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बीट द सबमर्ज। लोग क्या करते हैं, ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पे जाके चिपक जाते हैं, यहाँ पे पानी स्टोर है, तो गर्मी में वो उन्हें हेल्प करता है समर हीट को बीट करने में, ठीक है। 200 घरों में गेंडाठोर में, मैसूरू में, कर्नाटका में इंस्टॉल किया है हाउस होल्ड रेन वाटर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कर्नाटका, मैसूरू, गेंडाठोर में 200 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इंस्टॉल किया, मतलब लगाया है। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। बम्बू जो होता है वो उसको आधा काट देते हैं, ठीक है, तो ये जो ऊपर के क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ से पानी का फ्लो बनता है। मेघालय में ये चीज़ प्रैक्टिस किया जाता है। और हमारा यही लेक्चर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया वो उतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप चाहो तो, अगर आपको कोई पॉइंट में दिक्कत है हो तो आप उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो इतना, इसका पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।